साल मुलाजमत, 15.5 करोड़ रुपए कम्युनिटी पेंशन और 11 लाख रुपए माहाना पेंशन। जी, ऐसी नौकरियां भी हैं पाकिस्तान में, और वो हम आपको बताते हैं। यूएई हुकूमती सतह पर सरमायाकारी करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया, और पाकिस्तान में बयानिया ये है कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं। ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं। इसराइल के साथ जंग के चंद माह बाद इन मुजाहरों की क्या अहमियत है, मुजाहिरीन क्या हासिल करना चाहते हैं, और आलमी ताकतों का किरदार क्या है, हम इन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। मैं हूं हनीफ साबिर, और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी तजावीज़, अपनी आरा का इजहार करें। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद इस्तीफा दिया। जस्टिस अतरुमिनल्ला ने तकरीबन 11 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और 11 साल के बाद उनको 15 करोड़ 40 लाख रुपए कम्यूटेटेड पेंशन की मद में दिए गए हैं, और अब उनकी फैमिली को और उनको 11 लाख रुपए माहाना से ज़ायद की पेंशन की अदायगी भी होगी। दूसरे जज मंसूर अली शाह ने तकरीबन 16 साल आला अदलिया में खिदमत सर अंजाम दी, और उनको भी तकरीबन 16 करोड़ रुपए कम्यूटेड पेंशन की मद में और 12 लाख रुपए माहाना पेंशन की मद में मिलेंगे। बल्कि वो कम्यूटेटेड पेंशन जो है उसकी अदायगी हो चुकी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बंदा सिविल सर्वेंट था, कस्टम्स का ऑफिसर था, उसने कस्टम्स से इस्तीफा दिया, वकालत की, हुकूमती ईवानों में अपने ताल्लुकात बढ़ाए, और उस वक़्त के माज़ूल होने वाले या निकाल दिए जाने वाले चीफ जस्टिस की गाड़ी ड्राइव की। उनकी गाड़ी ड्राइव करने के साथ उनकी बहाली के लिए जो तहरीक चली, उसमें नुमायाँ किरदार अदा किया, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और फिर चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, और तकरीबन 11 साल की मुलाजमत, 11 साल से थोड़ा सा इज़ाफ़ा मुलाजमत के बाद जब 27वीं आईनी तरमीम में उनके लिए मुश्किलात आईं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस इस्तीफ़े के बाद जो उनको पेंशन मिली है, और जो आगे ज़िंदगी भर और फिर उनकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, उसकी तफ़सीलात बहुत आ चुकी। लेकिन क्या इतनी बड़ी बरात, इतनी बड़ी पेंशन उस मुल्क में जहाँ पे लोग फाकों मर रहे हैं, जहाँ पे बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और मुल्क छोड़ के जा भी नहीं सकते, वहाँ पे वो लोग जो मुसावात के उसूलों के मुताबिक, जो समाजी बराबरी के उसूलों की तबलीग व तलकीन करते हैं, और उसके मुताबिक उनको फैसले करने होते हैं, क्या इतना बड़ा फ़र्क जो आम सरकारी मुलाजमीन में है, आम सरकारी अफसरान में है, और इनकी इमरात में है, इस पर कभी किसी ने गौर किया या गौर करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी तनख्वाहें और मराज कम की जाएं,
باقی لوگوں کی تنخواہیں، برات اور پینشن، جب فیملی پینشن، بیواؤں کی پینشن جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، تو پھر اس بڑے سطح پہ پینشنز جو ہیں ان کی طرف بھی کسی کی توجہ جانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ججز کی تقرری کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ معیار صرف یہی ہے کہ آپ چیف جسٹس کی گاڑی چلائیں اور چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک چلائیں، حکومتی ایوانوں کے اندر اپنے تعلقات بنائیں اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں جج ہو جائیں؟ حال ہی میں ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس طرح کا سامنے آیا کہ ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، کہ ان کی LLB کی ڈگری جس بنیاد پہ انہوں نے زندگی بھر وکالت کی اسلام آباد میں، وہ ڈگری جعلی ہے۔ جس وکالت کی بنیاد پر اور جس ڈگری کی بنیاد پر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگا دیا گیا، وہ ڈگری جعلی تھی۔ مان لیا وہ ڈگری جعلی تھی، تو اس جعلی ڈگری کے بعد کیا ابھی تک اس سمت میں حکومتی سطح پر یا عدالتی سطح پر کوئی قدم اٹھایا گیا ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج نہ بن سکے؟ یا جس وقت ان کی تقرری کی جاتی ہے اس وقت کیا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں؟ یا یہ کہ جب پسند ناپسند کے فیصلوں کا معیار بنے تو پھر ججوں کو نکال دیا جائے؟ اس پر سیریسلی پارلیمنٹ کے اندر بھی، حتیٰ یہاں کے بارز کے اندر بھی بات ہونی چاہیے۔ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بڑی سطح پہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی سنجیدہ بحث جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، یا اس ضمن میں کوئی آگے کام ہوا ہو کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ اس طرح کوئی جعلی ڈگری پہ جج نہ بن سکے۔ ناظرین، دوسری خبر جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ کل سامنے آئی سال کے پہلے دن میں کہ UAE حکومتی سطح پر سرمایہ کاری اور کاروبار کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ، چین اور جاپان کے بعد UAE چوتھا ملک ہے۔ وہاں کی حکومت، وہاں کے سرکاری ادارے سرمایہ کاری کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجیز کے اندر، بڑھتے ہوئے کاروباروں کے اندر، اور وہ وہاں سے منافع بھی کماتے ہیں اور پھر اپنے ملکوں کی ترقی، اپنے ملکوں کی تعمیر اور اپنے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اگر حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں تو ان بڑے ملکوں اور بڑی معیشتوں کی حکومتیں کاروبار کیوں کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں؟ ہمارے یہاں پہ یہ بیانیہ کیوں کہ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں اور حکومتوں کا کام نہیں؟ اداروں کو چلانے میں جو نااہلیت ہے، اداروں کو چلانے کے اندر جو کرپشن ہے، اس پر کیوں بات نہیں کی جاتی؟ اگر ان اداروں کے سربراہان جو سول سروس کے مایہ ناز لوگ ہیں یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں کو ان اداروں کا سربراہ لگا دیا جاتا ہے تو ان کی نااہلیت پر کیوں کوئی بات نہیں کرتا کہ جی فلاں صاحب آئے، پچھلے 10 سال میں 20 سال میں کون کون لوگ آئے جنہوں نے ان کو ہیڈ کیا، جن کی ان میں تقرریاں کی گئیں اور وہ اس کو تنزلی اور تباہی کی طرف لے کر گئے، اور ان کو کسی ایسے ماڈل پہ کیوں نہیں چلایا جاتا کہ یہ منافع بخش ہو سکیں؟ اس کی بدترین، چلیں PIA کو تو بیچ دیا نا کہ چلیں تھوڑے سے ہی کچھ پیسے تو آگے، یہاں پہ تو یوٹیلٹی سٹور جیسا بہت بڑا ادارہ بند کر دیا گیا۔ بھئی اگر آپ چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، ایک پورا انفراسٹرکچر تھا اور سٹورز کی سب سے بڑی چین تھی وہ پاکستان کے اندر، اس کی ایک گڈ ول تھی، کرپشن کے باعث یا
किसी पोलिटिसाइज होने की वजह से या किसी भी वजह से वो इदारा मुसलसल इसमें नुकसान में जा रहा था, तो उस इदारे की गुडविल बेची भी जा सकती थी। यहाँ अगर पीआईए खरीदने के लिए बहुत बड़े सरमायादार मैदान में आ सकते हैं, कंसोर्शियम बन सकते हैं, तो क्या यूटिलिटी स्टोर्स को खरीदने के लिए कोई कंसोर्शियम नहीं बन सकता था? यहाँ पे शायद ये निजी इदारों का नाम लेना मुनासिब हो या ना हो, आपके और हमारे सामने है कि एक जो 10 साल 15 साल पहले एक स्टोर था, उनके 50-50 स्टोर खुल गए। वो मार्केट से कम कीमतों पे और कम निर्खों पे अपनी अशिया फरोख्त कर रहे हैं। उनका म्यार अच्छा है, उनके अंदर आप चले जाएँ तो आपको हर तरह की चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी। यहाँ बहुत सी मिसालें हैं, पंजाब कैश एंड कैरीज़ हैं, हमारे सामने शुरू हुए इस्लामाबाद पिंडी में एक ही स्टोर था, मदीना कैश एंड कैरीज़ एक ही स्टोर था, सेफ मार्ट था, मुल्की सतह पे आप देख लें बहुत से और इदारे हैं, जो एक दुकान की सूरत में चले और वो इस वक़्त बहुत बड़ी स्टोर चेन्स बन चुके हैं और जहाँ पे हज़ारों आउटलेट थे यूटिलिटी स्टोर्स के, वो क्यों नहीं चल सके, किन लोगों की नाअहली थी, किन लोगों की करप्शन थी, उस सारे के ऊपर पर्दा डाल के महज उसको बंद कर दिया गया। उसकी गुडविल को, उसके एसेट्स को, सारी चीज़ को निजकारी भी नहीं की गई, फ़रोख्त भी नहीं किया गया और 6 महीने हो गए उसको बंद किए हुए, अभी तक उसके मुलाज़मीन का भी जो मुस्तकबिल है, उसके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि उन बेचारों का क्या बनेगा। नाज़रीन, आलमी मंज़रनामे पे एक बड़ी खबर जो पिछले 4-5 दिन से सामने आ रही है, वो ईरान के अंदर अचानक फूट पड़ने वाले मुज़ाहरे हैं। ये मुज़ाहरे गुज़श्ता बरस ईरान इसराइल जंग और जिसमें बाद में अमेरिका भी कूद पड़ा, उस जंग के चंद माह बाद हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इनके पीछे कोई खुफिया मंसूबा ना हो। ईरान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और अवामी बेचैनी जो है, इसकी बुनियाद पर मुजाहरे हो रहे हैं। वो तेहरान से निकल के ईरान के कई शहरों तक फैल रहे हैं और पिछले 5 रोज से वो मुसलसल फैलाव की तरफ जा रहे हैं। क्या इसके पीछे वही ताकतें हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सिविल अनरेस्ट पैदा करके अपने मकासद हासिल करते हैं? क्योंकि इन मुजाहिरों के अंदर जो नारे लगाए गए और जिस तरह के प्लेकार्ड बैनर्स वहां पे नजर आते हैं, उनमें तो ये भी कहा जा रहा है कि मुल्लाओं को वापस जाना चाहिए। इनका काम हुकूमत करना नहीं है कि इस माशरे को आज़ाद करें। और ये वो चीज़ है जो आलमी ताकतें, बहुत से मुल्क कहते रहे हैं, ईरान के हवाले से उनका मौक़िफ़ अब भी यही है। और ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है, ईरान के लिए तो होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, तो लामहल्ला पाकिस्तान के उससे साथ मुंसलिक जो बलूचिस्तान है या दीगर इलाके हैं या इवन पाकिस्तान के शहरों के अंदर भी इसमें इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है। अगर वहाँ पे कोई तब्दीली आती है या वहाँ पे अनरेस्ट और ये मुज़ाहरे बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान भी और कई और मुल्क भी इससे मुतासर हो सकते हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ईरान की हुकूमत इन मामलात को कंट्रोल करेगी और ये बहुत ज़्यादा फैलेंगी नहीं और इसका कोई अच्छा और बेहतर हल निकलेगा। और ये बहरहाल बहरहाल है, इसकी ख्वाहिश तो और दुआ तो ज़रूर होनी चाहिए कि यहाँ पे आलमी ताकतें, बड़े मुल्क जो हैं वो ना कूदें और ईरान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना हो। बहुत शुक्रिया।